करोड़ती विधवा महिला ने दूध वाले को 5 लाख देकर रात रुकवाया। सुबह जो हुआ उसने सब बदल दिया। रात के करीब 9 बजे थे। शहर के सबसे पॉश इलाके में बनी उस विशाल कोठी की खिड़कियों से हल्की पीली रोशनी बाहर झांक रही थी। वो कोठी जहां हर चीज में अमीरी झलकती थी, महंगे पर्दे, चमकदार झूमर और संगमरमर का फर्श, लेकिन उस घर में एक चीज की कमी थी, सुकून की। उस कोठी की मालकिन थी संतोष देवी। उम्र लगभग 32 साल, चेहरा इतना खूबसूरत कि पहली नजर में कोई भी ठहर जाए, मगर आंखों में एक अजीब खालीपन था। 3 साल पहले उसके पति करोड़पति बिजनेसमैन राजीव राठौर एक एक्सीडेंट में चल बसे थे और उसके बाद उसकी जिंदगी बस एक सुनसान महल बनकर रह गई थी। नौकरों की आवाज उसे सुकून देती नहीं, पैसे की चमक। वो हर रात उसी बड़ी बालकनी में खड़ी होकर आसमान देखती, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। उस रात भी सब कुछ वैसा ही था, लेकिन अचानक डोरबेल बजी और संतोष देवी हल्का सा चौंक कर दरवाजे की तरफ बढ़ी। इतनी रात को कौन हो सकता है? उसने दरवाजा खोला तो सामने एक साधारण सा युवक खड़ा था, हाथ में दूध का कैन लिए हुए। उसकी आवाज में झिझक थी। उसने धीरे से कहा, मैडम दूध। संतोष देवी ने उसे ध्यान से देखा, जैसे पहली बार किसी को देख रही हो। उसका नाम राजू था। लगभग 26 साल, साधारण कपड़े, हल्की दाढ़ी, लेकिन उसके चेहरे पर एक सच्चाई थी जो सीधे दिल तक उतर रही थी। संतोष देवी ने पूछा, तुम नए हो? तो उसने सिर झुकाकर कहा, जी आज से ही आया हूं, पुराने वाले भैया गांव चले गए। संतोष देवी कुछ पल तक उसे देखती रही, जैसे उसके अंदर कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही हो। फिर बोली, अंदर आओ। राजू थोड़ा घबरा गया और बोला, जी यही दे देता हूं मैडम। लेकिन संतोष देवी की आवाज थोड़ी सख्त हो गई। उसने कहा, मैंने कहा अंदर आओ। उसकी आवाज में आदेश था और कहीं न कहीं एक गहरा अकेलापन भी छुपा था। राजू धीरे धीरे अंदर आया और चारों तरफ देखने लगा। शायद उसने पहली बार इतनी बड़ी कोठी देखी थी। उसकी नजरें हर चीज पर टिक रही थी, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। संतोष देवी उसे गहराई से देख रही थी, जैसे वो उसके अंदर कोई जवाब ढूंढ रही हो। उसने पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? तो राजू ने धीरे से कहा, राजू। संतोष देवी ने फिर पूछा, शादी हुई? तो वो थोड़ा चौंका और बोला, नहीं मैडम। फिर उसने पूछा, गर्लफ्रेंड? तो राजू और भी असहज हो गया और बोला, नहीं। संतोष देवी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, शायद कई दिनों बाद। कुछ पल की खामोशी के बाद अचानक संतोष देवी ने कहा, आज रात यही रुक जाओ। राजू जैसे सुनकर जड़ हो गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। उसने हकलाते हुए कहा, जी। संतोष देवी ने नरम आवाज में कहा, डरने की जरूरत नहीं है, मैं कोई गलत बात नहीं कर रही, बस मुझे आज किसी का साथ चाहिए। राजू के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसके सामने एक करोड़पति खूबसूरत अकेली विधवा खड़ी थी और वो एक साधारण दूध वाला। उसके मन में एक अजीब सी लड़ाई चल रही थी, इज्जत या जरूरत। तभी संतोष देवी ने कहा, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगी। और कमरे में जैसे सन्नाटा छा गया। राजू की सांस रुक गई। 5 लाख उसके लिए ये सिर्फ पैसे नहीं थे, उसके पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकती थी। लेकिन उसके मन में सवालों का तूफान था। संतोष देवी धीरे से उसके करीब आई और बोली, कभी कभी जिंदगी में फैसले दिमाग से नहीं, हालात से लिए जाते हैं। उसकी आंखों में नमी थी और दर्द भी। उसने कहा, तुम चाहो तो अभी जा सकते हो, मैं रोकूंगी नहीं। राजू ने उसकी आंखों में देखा, फिर अपने हालात को याद किया और आखिर में उसकी आंखों के उस अकेलेपन को महसूस किया जो शब्दों से भी ज्यादा गहरा था। कुछ सेकंड ऐसे बीते जैसे वक्त ठहर गया हो और फिर राजू ने धीरे से कहा, ठीक है मैडम। संतोष देवी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, जैसे उसने सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि अपने खालीपन के लिए एक सहारा पा लिया हो। उस रात उस कोठी के अंदर कुछ ऐसा होने वाला था जो सिर्फ एक सौदा नहीं था, बल्कि 2 जिंदगियों की दिशा बदलने वाला था। और सुबह जो सच सामने आने वाला था वो सब कुछ बदल देगा।
रात धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। कोठी के बाहर सन्नाटा था, लेकिन अंदर हवाओं में एक अजीब सा तनाव घुल चुका था। राजू अब भी हॉल के बीचों बीच खड़ा था। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे और दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। संतोष देवी ने उसकी तरफ देखा और धीमे कदमों से आगे बढ़ी। उनके चेहरे पर अब वो ठहराव नहीं था जो कुछ देर पहले था, बल्कि उसमें एक बेचैनी थी, एक अधूरी चाहत थी जो सालों से दबाई हुई थी। उन्होंने नौकरों को पहले ही छुट्टी दे दी थी। पूरी कोठी अब खाली थी, बस 2 लोग और उनके बीच एक अनकहा समझौता। संतोष देवी ने धीरे से कहा, डर लग रहा है। तो राजू ने नजरें झुका ली और बोला, थोड़ा सा। संतोष देवी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मुझे भी। ये सुनकर राजू ने पहली बार उनकी तरफ सीधे देखा। उसे एहसास हुआ कि सामने खड़ी औरत सिर्फ अमीर नहीं है, बल्कि अंदर से बहुत टूटी हुई है। संतोष देवी ने कहा, आओ बैठो, और उसे सोफे की तरफ इशारा किया। राजू धीरे से बैठ गया, लेकिन उसका शरीर अब भी सख्त था, जैसे वो किसी अनजान खतरे के सामने बैठा हो। संतोष देवी उसके सामने बैठी और कुछ पल तक उसे देखती रही। फिर बोली, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों रोका? राजू ने सिर हिलाकर ना में जवाब दिया। संतोष देवी ने गहरी सांस ली और बोली, क्योंकि मुझे किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो मुझे बिना जाने बिना पहचाने बस एक इंसान की तरह देखे, ना कि एक अमीर औरत की तरह। उनके शब्द सीधे दिल में उतर रहे थे। राजू अब थोड़ा सहज होने लगा था, लेकिन उसके अंदर की दुविधा अब भी खत्म नहीं हुई थी। तभी संतोष देवी उठीं और एक अलमारी से एक छोटा सा बैग निकालकर उसके सामने रख दिया। बैग खुला तो उसमें नोटों की गड्डियां साफ दिखाई दे रही थी। संतोष देवी ने कहा, यह 5 लाख है, जैसा मैंने कहा था। राजू ने उन पैसों को देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए चमक आई, लेकिन अगले ही पल उसने नजरें हटा ली, जैसे खुद से लड़ रहा हो। उसने धीमे से कहा, मैडम, ये सब सही नहीं लग रहा। संतोष देवी ने उसकी बात काटते हुए कहा, जिंदगी में सही और गलत हालात तय करते हैं, इंसान नहीं। उनके शब्दों में दर्द था और एक अजीब सा सच भी। कमरे में फिर खामोशी छा गई, लेकिन इस बार वो खामोशी भारी नहीं थी, बल्कि कुछ बदलने का संकेत दे रही थी। संतोष देवी धीरे से उसके पास आकर बैठी और बोली, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रही। अगर तुम जाना चाहो तो दरवाजा खुला है। राजू ने दरवाजे की तरफ देखा, फिर उस बैग की तरफ, और आखिर में संतोष देवी की आंखों में जहां अकेलापन साफ दिख रहा था। उसने महसूस किया कि ये सिर्फ पैसों का सौदा नहीं है, ये 2 टूटे हुए लोगों की रात है जो एक दूसरे में थोड़ी सी शांति ढूंढ रहे हैं। उसने धीरे से कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा। संतोष देवी की आंखों में हल्की सी नमी आ गई, लेकिन इस बार उसमें सुकून भी था। उन्होंने पहली बार उसका हाथ पकड़ा और कहा, धन्यवाद। वो स्पर्श राजू के लिए नया था, लेकिन उसमें कोई हवस नहीं थी, सिर्फ अपनापन था। धीरे धीरे रात आगे बढ़ने लगी। दोनों के बीच की दूरी कम होने लगी। बातें शुरू हुई। राजू ने अपने गांव, अपने परिवार की गरीबी और संघर्ष के बारे में बताया। संतोष देवी चुपचाप सुनती रही, जैसे हर शब्द को अपने दिल में उतार रही हो। फिर उन्होंने अपनी कहानी बताई, कैसे शादी के बाद वो इस कोठी में आई थी, कैसे राजीव हमेशा बिजनेस में व्यस्त रहते थे और कैसे एक दिन अचानक सब खत्म हो गया। उनकी आवाज कई बार भर आई, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। राजू ने पहली बार महसूस किया कि पैसे होने के बाद भी इंसान कितना अकेला हो सकता है। समय कब बीतता गया पता ही नहीं चला। घड़ी ने जब रात के 2 बजाए तो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। अब उनके बीच कोई झिझक नहीं थी, कोई दूरी नहीं थी, सिर्फ 2 इंसान थे जो एक दूसरे के दर्द को समझ चुके थे। उस रात जो हुआ वो किसी सौदे का हिस्सा नहीं था, वो एक एहसास था, एक जुड़ाव था जिसने दोनों की सोच बदल दी। और जब आखिरकार रात ढलने लगी और सुबह की हल्की रोशनी खिड़कियों से अंदर आने लगी, तब कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना ना राजू ने की थी, ना संतोष देवी ने। सुबह की पहली किरण जैसे ही
खिड़की से अंदर आई, पूरे कमरे का माहौल बदल गया। रात का वो सन्नाटा अब एक अजीब सी शांति में बदल चुका था, लेकिन इस शांति के अंदर एक अनजाना डर भी छुपा हुआ था। राजू की आंख अचानक खुली तो उसने खुद को उस आलीशान कमरे में पाया जहां हर चीज उसे याद दिला रही थी कि वो यहां का नहीं है। उसके दिमाग में रात की सारी बातें एक एक करके घूमने लगी और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत उठकर इधर उधर देखा। संतोष देवी खिड़की के पास खड़ी थी और बाहर सूरज की हल्की रोशनी को देख रही थी। उनके चेहरे पर रात जैसी बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा सुकून था, जैसे सालों बाद उन्हें चैन मिला हो। राजू धीरे से उठा और घबराई हुई आवाज में बोला, मैडम मैं चलता हूं। संतोष देवी ने बिना पीछे मुड़े कहा, इतनी जल्दी? उनकी आवाज में हल्की सी रुकावट थी, जैसे वो उसे रोकना चाहती हो, लेकिन कह नहीं पा रही हो। राजू ने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे जाना होगा, गांव में मां इंतजार कर रही होगी। और फिर उसने बैग की तरफ देखा जिसमें 5 लाख रुपए रखे थे। उसका मन फिर से डगमगाया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। संतोष देवी धीरे से उसकी तरफ मुड़ी। उनकी आंखों में अब रात वाला खालीपन नहीं था, बल्कि एक गहराई थी, एक अपनापन था। उन्होंने कहा, पैसे ले लो, ये तुम्हारे हक का है। राजू कुछ पल तक चुप रहा, फिर उसने बैग को देखा और धीरे से बोला, नहीं मैडम, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। संतोष देवी चौंक गई। उन्होंने हैरानी से पूछा, क्यों? राजू ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि जो हुआ वो किसी सौदे की तरह नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी अपने के साथ था और अपने से पैसे नहीं लिए जाते। उसके शब्द सुनकर संतोष देवी की आंखें भर आई। शायद पहली बार किसी ने उन्हें पैसों से ज्यादा इंसान समझा था। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर अचानक दरवाजे पर जोर की आवाज हुई। दोनों चौंक गए। संतोष देवी ने जल्दी से खुद को संभाला और दरवाजे की तरफ बढ़ी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने खड़ा था उनका देवर विक्रम, जिसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने अंदर आते ही तेज आवाज में कहा, भाभी, ये सब क्या चल रहा है? उसकी नजर सीधी राजू पर गई, जो घबराकर खड़ा हो गया था। विक्रम ने तिरस्कार भरी हंसी के साथ कहा, तो अब घर में यही सब होने लगा है। संतोष देवी ने सख्त आवाज में कहा, अपनी जुबान संभालो विक्रम। लेकिन विक्रम रुकने वाला नहीं था। उसने कहा, मैं सब समझ गया हूं भाभी, और अब ये बात यहीं नहीं रुकेगी। उसने जेब से फोन निकाला और कुछ तस्वीरें दिखाई, जिन्हें देखकर संतोष देवी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो तस्वीरें रात की थी और साफ साफ सब कुछ दिखा रही थी। राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आया कि ये सब कैसे हुआ। विक्रम ने ठंडी आवाज में कहा, अब या तो आप ये कोठी और सारी संपत्ति मेरे नाम कर दीजिए, या फिर ये तस्वीरें पूरे शहर में फैल जाएंगी। कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया। संतोष देवी की आंखों में डर साफ दिख रहा था, लेकिन साथ ही गुस्सा भी था। राजू ये सब देखकर अंदर से हिल गया। उसे एहसास हुआ कि वो अनजाने में एक बहुत बड़े खेल का हिस्सा बन चुका है। उसने आगे बढ़कर कहा, ये सब गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। विक्रम ने हंसते हुए कहा, तुम जैसे लोग मुझे सिखाओगे कि क्या सही है और क्या गलत। उसने राजू को धक्का दिया और कहा, निकल जाओ यहां से, वरना तुम पर भी ऐसा इल्जाम लगाऊंगा कि जिंदगी भर संभल नहीं पाओगे। राजू के अंदर अब डर के साथ साथ गुस्सा भी उठ रहा था, लेकिन वो जानता था कि सामने वाला आदमी ताकतवर है। संतोष देवी ने खुद को संभालते हुए कहा, विक्रम, मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं हूं। विक्रम ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, देखते हैं। और ये कहकर वो वहां से चला गया, लेकिन जाते जाते एक तूफान छोड़ गया। दरवाजा बंद होते ही संतोष देवी वही जमीन पर बैठ गई। उनके हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू बहने लगे। राजू ने पहली बार उन्हें इस तरह टूटा हुआ देखा। उसका दिल भर आया। उसने धीरे से कहा, मैडम, आप चिंता मत करो, मैं हूं ना। संतोष देवी ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में अब सिर्फ एक सवाल था
क्या सच में कोई उनका साथ देगा। उसी पल राजू ने मन ही मन एक फैसला कर लिया कि अब वो सिर्फ एक दूध वाला नहीं रहेगा, बल्कि इस लड़ाई में संतोष देवी के साथ खड़ा होगा, चाहे जो भी हो। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये फैसला उसकी जिंदगी को किस हद तक बदलने वाला है, और आगे जो होने वाला था वो सिर्फ एक धमकी नहीं, बल्कि एक खतरनाक खेल की शुरुआत थी। कमरे में फैली हुई खामोशी अब पहले जैसी नहीं थी। उसमें डर था, बेचैनी थी, और आने वाले तूफान की आहट भी थी। संतोष देवी अभी भी जमीन पर बैठी थी। उनके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे और आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन उनके अंदर कहीं एक आग भी जल रही थी, जो अब धीरे धीरे भड़कने लगी थी। राजू ने पहली बार किसी अमीर इंसान को इस तरह टूटते हुए देखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उन्हें कैसे संभाले, लेकिन उसके दिल में एक बात साफ हो चुकी थी कि अब वो इस हालत में उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। उसने धीरे से उनके पास बैठते हुए कहा, मैडम हिम्मत रखिए, सब ठीक होगा। लेकिन संतोष देवी ने उसकी तरफ देखते हुए भारी आवाज में कहा, तुम्हें नहीं पता राजू, ये विक्रम कितना खतरनाक इंसान है। वो सिर्फ धमकी नहीं देता, वो उसे सच कर दिखाता है। उनकी आवाज में डर था, लेकिन साथ ही एक पुरानी याद भी थी, जैसे वो पहले भी उसके किसी वार का शिकार हो चुकी हो। राजू ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, डरने से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ करना होगा। और इस बार उसकी आवाज में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जो शायद हालात ने उसके अंदर पैदा कर दिया था। संतोष देवी कुछ पल तक उसे देखती रहीं, जैसे समझने की कोशिश कर रही हों कि क्या सच में ये साधारण सा लड़का उनकी जिंदगी का सहारा बन सकता है। फिर उन्होंने धीरे से कहा, तुम नहीं जानते ये लोग कितनी दूर तक जा सकते हैं। लेकिन राजू ने तुरंत जवाब दिया, मैं इतना जरूर जानता हूं कि अगर अभी हम चुप रहे तो वो हमें कभी जीने नहीं देगा। कमरे की हवा जैसे बदलने लगी थी, डर की जगह अब धीरे धीरे हिम्मत ले रही थी। संतोष देवी उठीं और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर सूरज अब पूरी तरह निकल चुका था और उसकी रोशनी पूरे आंगन में फैल रही थी, जैसे एक नई शुरुआत का संकेत दे रही हो। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, अब हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। उनके इस फैसले के साथ ही जैसे कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया था। राजू ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे पता था कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। तभी संतोष देवी ने कहा, सबसे पहले हमें यह पता करना होगा कि विक्रम के पास ये तस्वीरें आई कैसे। राजू ने तुरंत कहा, जरूर किसी ने घर के अंदर ही कैमरा लगाया होगा, क्योंकि बाहर से ये मुमकिन नहीं है। दोनों ने पूरे कमरे को ध्यान से देखना शुरू किया, हर कोना, हर दीवार, हर चीज को जांचने लगे। और कुछ ही देर में राजू की नजर एक छोटे से शोपीस पर गई, जो कमरे के कोने में रखा था। उसे कुछ अजीब लगा। उसने उसे उठाकर देखा तो उसके पीछे एक छोटा सा कैमरा लगा हुआ था, जो इतनी सफाई से छुपाया गया था कि पहली नजर में कोई पहचान ही नहीं सकता था। राजू ने तुरंत कहा, मैडम ये देखिए। और जैसे ही संतोष देवी ने उसे देखा, उनके चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ दिखने लगी। उन्होंने कहा, मतलब ये सब पहले से प्लान था, वो हमें फंसाने के लिए ही ये सब कर रहा था। राजू ने सिर हिलाया और कहा, हां, और इसका मतलब यह है कि वो हमें बहुत पहले से देख रहा था, हमारी हर हरकत पर नजर रख रहा था। ये सोचकर ही दोनों के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन अब डर की जगह गुस्सा ज्यादा था। संतोष देवी ने तुरंत कहा, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। लेकिन राजू ने उन्हें रोकते हुए कहा, नहीं, अभी नहीं। अगर हमने बिना सबूत के कदम उठाया तो वो उल्टा हमें ही फंसा देगा। हमें पहले उसके खिलाफ पक्के सबूत जुटाने होंगे। संतोष देवी ने कुछ पल सोचा, फिर धीरे से सिर हिलाया। उन्हें अब राजू की बातों पर भरोसा होने लगा था। तभी अचानक संतोष देवी का फोन बजा। उन्होंने स्क्रीन पर देखा तो नंबर विक्रम का था। उनका दिल एक पल के लिए जोर से धड़का, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और कॉल उठा ली। दूसरी तरफ से विक्रम की ठंडी आवाज आई तो क्या सोच लिया, भाभी मान जाएंगी या फिर पूरे शहर में तमाशा बनना पसंद करेंगी। संतोष देवी ने इस बार सख्त आवाज में कहा, जो करना है कर,
लो, मैं डरने वाली नहीं हूं। विक्रम कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर हंसते हुए बोला, लगता है आपको नया हीरो मिल गया है, लेकिन याद रखना, ये खेल जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं। और ये कहकर उसने कॉल काट दी। फोन कटते ही कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार उस सन्नाटे में डर नहीं था, बल्कि आने वाली लड़ाई की तैयारी थी। राजू ने कहा, हमें जल्दी करना होगा, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। संतोष देवी ने कहा, मेरे पास एक वकील है जो मेरे पति के समय से हमारे साथ है, शायद वो हमारी मदद कर सके। राजू ने तुरंत कहा, तो फिर देर किस बात की, हमें अभी उनके पास जाना चाहिए। दोनों जल्दी जल्दी तैयार हुए और कोठी से बाहर निकल गए। बाहर की दुनिया वैसे ही चल रही थी। लोगों को क्या पता था कि इस शांत सी कोठी के अंदर एक तूफान उठ चुका है। रास्ते भर संतोष देवी चुप रहीं, लेकिन उनके चेहरे पर अब कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक दृढ़ता थी जो साफ बता रही थी कि वो अब हार मानने वाली नहीं है। राजू भी खामोश था, लेकिन उसके दिमाग में लगातार एक ही बात चल रही थी कि कैसे वो इस जाल से निकलेंगे। कुछ देर बाद दोनों वकील के ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने पूरी बात विस्तार से बताई। वकील ने सब कुछ ध्यान से सुना और फिर गंभीर आवाज में कहा, मामला बहुत गंभीर है, लेकिन अगर हम सही तरीके से काम करें तो जीत हमारी हो सकती है। उन्होंने सलाह दी कि सबसे पहले उस कैमरे और बाकी सबूतों को सुरक्षित रखा जाए और विक्रम की हर हरकत पर नजर रखी जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें विक्रम को ऐसा मौका देना होगा जिससे वो खुद अपनी गलती कबूल करे। ये सुनकर राजू और संतोष देवी ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे दोनों के मन में एक ही सवाल था, क्या वो इतना बड़ा जोखिम उठा पाएंगे। लेकिन अब उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। उन्होंने तय किया कि अब वो हर कदम सोच समझ कर उठाएंगे और विक्रम के हर वार का जवाब देंगे। जैसे ही वो ऑफिस से बाहर निकले, आसमान में अचानक बादल घिरने लगे और हल्की हवा चलने लगी, जैसे प्रकृति भी इस आने वाली लड़ाई की गवाह बनने वाली हो। राजू ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो, वो संतोष देवी को इस मुसीबत से निकाल कर रहेगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये लड़ाई सिर्फ संपत्ति या इज्जत की नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत की भी बनने वाली है। और आने वाले दिनों में उसे ऐसे सच का सामना करना पड़ेगा जो उसकी सोच से भी परे होगा। आसमान में घिरे काले बादल अब धीरे धीरे और घने होते जा रहे थे, जैसे आने वाले तूफान की चेतावनी दे रहे हों। और उसी तूफान की आहट अब संतोष देवी और राजू की जिंदगी में भी साफ सुनाई देने लगी थी। वकील के ऑफिस से निकलने के बाद दोनों सीधे कोठी की तरफ लौट रहे थे, लेकिन इस बार उनकी खामोशी पहले जैसी नहीं थी। इस बार उस खामोशी में योजना थी, तैयारी थी और एक अनदेखी लड़ाई का संकल्प था। कार की खिड़की से बाहर देखते हुए संतोष देवी के मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या वो सच में इस खेल को जीत पाएंगी? क्या वो अपनी इज्जत और अपने पति की विरासत बचा पाएंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो राजू पर इतना भरोसा कर सकती है जितना वो करने लगी है? दूसरी तरफ राजू का मन भी शांत नहीं था। उसके सामने पहली बार इतनी बड़ी लड़ाई थी, जहां सामने वाला सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बल्कि चालाक और निर्दयी भी था। लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी जिद पैदा हो चुकी थी। वो अब पीछे हटने वाला नहीं था। कोठी पहुंचते ही दोनों ने सबसे पहले उस कमरे को फिर से ध्यान से जांचा जहां कैमरा मिला था। राजू ने पूरे घर के हर कोने को खंगालना शुरू किया और थोड़ी ही देर में उसे 2 और छोटे कैमरे मिले, एक ड्राइंग रूम के झूमर में और दूसरा सीढ़ियों के पास लगी पेंटिंग के पीछे। ये देखकर संतोष देवी के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखने लगा। उन्होंने दांत भींचते हुए कहा, मतलब वो हर जगह हमें देख रहा था, हमारी हर सांस पर नजर रख रहा था। राजू ने कैमरे निकालते हुए कहा, अब नहीं, अब ये खेल हम खेलेंगे। उसने उन सभी कैमरों को सावधानी से एक बैग में रखा ताकि बाद में उन्हें सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। तभी अचानक कोठी के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। दोनों एकदम सतर्क हो गए। राजू ने खिड़की से झांक कर देखा तो बाहर विक्रम की कार खड़ी थी और उसके साथ 2 अजनबी आदमी भी थे
जिनके चेहरे से साफ झलक रहा था कि वो साधारण लोग नहीं हैं। राजू ने धीरे से कहा, वो आ गया और इस बार अकेला नहीं है। संतोष देवी ने खुद को संभाला और सख्त आवाज में कहा, जो होगा देखा जाएगा, अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। कुछ ही सेकंड में दरवाजा जोर से खुला और विक्रम अंदर आया। उसके चेहरे पर वही घमंडी मुस्कान थी, लेकिन इस बार उसमें एक खतरनाक आत्मविश्वास भी था। उसने आते ही ताली बजाई और कहा, वाह भाभी, लगता है आपने जल्दी फैसला कर लिया। मुझे लगा था आपको समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आप तो पहले से ही तैयार बैठी है। उसकी नजर सीधे राजू पर गई और उसने तिरस्कार भरे अंदाज में कहा, और हीरो साहब, आप अभी तक यही है लगता है, आपको भी इस महल की हवा लग गई है। राजू ने बिना डरे उसकी आंखों में देखा और कहा, बात घुमा मत, क्या चाहता है, साफ साफ बोल। विक्रम हंस पड़ा और बोला, मुझे तो सिर्फ वही चाहिए जो मेरा हक है, ये पूरी संपत्ति और ये कोठी, और अगर तुम लोग समझदारी से काम लोगे तो सब शांति से हो जाएगा, वरना तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। संतोष देवी ने आगे बढ़कर कहा, ये सब मेरा है और रहेगा। तुम चाहो तो अदालत में जाकर लड़ सकते हो, लेकिन इस तरह ब्लैकमेल करके कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। विक्रम की आंखों में एक पल के लिए गुस्सा चमका, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, लगता है आपको अभी भी अपनी स्थिति की गंभीरता का अंदाजा नहीं है। और फिर उसने अपने आदमी को इशारा किया। उस आदमी ने फोन निकाला और एक वीडियो चलाया जिसमें रात के कुछ ऐसे पल थे जो किसी के भी लिए शर्मिंदगी का कारण बन सकते थे। संतोष देवी का चेहरा एक पल के लिए सफेद पड़ गया, लेकिन इस बार उन्होंने खुद को संभाल लिया। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, जो करना है कर लो, मैं अब डरने वाली नहीं हूं। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है फिर तैयार रहिए, और ये कहकर वो मुड़ने लगा, लेकिन तभी राजू ने जोर से कहा, रोक। विक्रम ने पीछे मुड़कर उसे देखा और कहा, क्या हुआ, अब डर लग रहा है। राजू ने धीरे से बैग उठाया और उसके सामने रख दिया और कहा, पहले ये देख ले। विक्रम ने बैग खोला और जैसे ही उसकी नजर उन कैमरों पर पड़ी, उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखों में एक पल के लिए घबराहट साफ दिखी, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया और बोला, तो क्या हुआ, इससे कुछ साबित नहीं होता। राजू ने आत्मविश्वास से कहा, सब कुछ साबित होता है, और अगर हम ये सब पुलिस को दे दे तो तेरा खेल खत्म हो जाएगा। कमरे का माहौल अचानक बदल गया। अब ताकत का संतुलन धीरे धीरे पलटने लगा था। विक्रम ने गुस्से में आकर कहा, तुम लोग समझते क्या हो खुद को, लेकिन इस बार उसकी आवाज में वो ठंडापन नहीं था जो पहले था, उसमें बेचैनी थी। संतोष देवी ने सख्त आवाज में कहा, अब फैसला तुम्हें करना है, या तो शांति से यहां से चले जाओ और दोबारा कभी इस घर की तरफ नजर भी मत उठाना, या फिर हम ये सब पुलिस को सौंप देंगे और तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। कुछ पल के लिए पूरा कमरा शांत हो गया, जैसे समय ठहर गया हो। विक्रम की आंखें दोनों के बीच घूम रही थी और उसके चेहरे पर गुस्सा और डर दोनों साफ नजर आ रहे थे। आखिरकार उसने दांत भींचते हुए कहा, यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ है और तुम दोनों को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और फिर वो तेजी से बाहर निकल गया। उसके आदमी भी उसके पीछे पीछे चले गए, लेकिन जाते जाते वो एक ऐसा तूफान छोड़ गया था जो अभी शांत नहीं हुआ था। दरवाजा बंद होते ही संतोष देवी ने गहरी सांस ली, जैसे उन्होंने अभी अभी कोई बड़ी जंग जीती हो। लेकिन राजू जानता था कि ये सिर्फ शुरुआत है, असली लड़ाई अभी बाकी है। उसने धीरे से कहा, वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है, हमें और सावधान रहना होगा। संतोष देवी ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उनके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आई। उन्होंने कहा, तुमने आज जो किया उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी। लेकिन राजू ने तुरंत कहा, यह सब मैंने आपके लिए नहीं, अपने लिए किया है, क्योंकि अब यह लड़ाई मेरी भी है। दोनों के बीच अब एक नया रिश्ता बन चुका था, भरोसे का, साथ का, और शायद उससे भी ज्यादा कुछ। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि विक्रम अब और ज्यादा खतरनाक चाल चलने वाला है, और इस बार उसका निशाना
सिर्फ उनकी इज्जत या संपत्ति नहीं बल्कि उनकी जान भी हो सकती है। और आने वाली रात उनके लिए अब तक की सबसे कठिन परीक्षा बनने वाली थी। रात एक बार फिर उसी कोठी पर उतर आई थी, लेकिन इस बार माहौल पहले जैसा शांत नहीं था। हवा में एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी, जैसे हर कोना आने वाले खतरे की आहट दे रहा हो। संतोष देवी और राजू दोनों ही समझ चुके थे कि विक्रम इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है और वो जरूर कोई बड़ा वार करेगा। कोठी के बाहर अंधेरा गहरा था और अंदर हर लाइट जल रही थी, जैसे दोनों हर साए को साफ देख लेना चाहते हों। संतोष देवी खिड़की के पास खड़ी थी और उनके चेहरे पर अब डर नहीं बल्कि दृढ़ता साफ दिखाई दे रही थी। वही राजू पूरे घर का एक एक दरवाजा, खिड़की चेक कर रहा था, जैसे किसी भी खतरे के लिए खुद को तैयार कर रहा हो। अचानक रात के करीब 12 बजे बाहर गाड़ियों की तेज आवाज सुनाई दी और उसके साथ ही कोठी के मुख्य गेट पर जोरदार धमाका हुआ। दोनों एकदम चौकन्ने हो गए। राजू ने तुरंत संतोष देवी को पीछे रहने को कहा और खुद दरवाजे की तरफ बढ़ा। अगले ही पल गेट टूटने की आवाज आई और कुछ हथियारबंद लोग अंदर घुस आए, जिनके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि उन्हें किसी भी हद तक जाने का आदेश मिला है। उनके पीछे खड़ा था विक्रम, जिसकी आंखों में अब पागलपन साफ नजर आ रहा था। उसने जोर से कहा, आज खेल खत्म हो जाएगा भाभी, अब ना कोई सबूत बचेगा ना कोई कहानी। संतोष देवी ने आगे बढ़कर कहा, विक्रम ये पागलपन है, अभी भी वक्त है, रुक जाओ। लेकिन विक्रम हंस पड़ा और बोला, अब बहुत देर हो चुकी है। उसने अपने आदमियों को इशारा किया और वो लोग आगे बढ़ने लगे। तभी राजू उनके सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ हिम्मत थी। उसने जोर से कहा, जब तक मैं जिंदा हूं कोई इन्हें हाथ नहीं लगा सकता। विक्रम ने तिरस्कार से कहा, हट जा, नहीं तो यही खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन राजू एक कदम भी पीछे नहीं हटा। माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया था और अगले ही पल धक्का मुक्की शुरू हो गई। राजू अकेला था, लेकिन उसने पूरी ताकत से उनका सामना किया। एक आदमी को उसने धक्का देकर गिरा दिया, दूसरे के हाथ से डंडा छीन लिया और खुद बचाव करने लगा। लेकिन सामने वाले ज्यादा थे और धीरे धीरे वो उसे घेरने लगे। संतोष देवी ये सब देखकर अंदर से कांप उठीं, लेकिन इस बार उन्होंने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। उन्होंने तुरंत फोन उठाया और पुलिस को कॉल कर दी। उनकी आवाज में घबराहट थी, लेकिन शब्द साफ थे। उन्होंने पूरी स्थिति बता दी। उधर राजू अब भी लड़ रहा था। उसके हाथ पर चोट लग चुकी थी, माथे से खून बह रहा था, लेकिन वो रुका नहीं, क्योंकि उसे पता था अगर वो रुक गया तो सब खत्म हो जाएगा। विक्रम दूर खड़ा ये सब देख रहा था और उसके चेहरे पर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने अपने आदमी को चिल्लाकर कहा, खत्म कर दो इसे, और अगले ही पल एक आदमी ने राजू पर जोर से वार किया, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ा। संतोष देवी की चीख निकल गई। उन्होंने दौड़कर राजू को संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी विक्रम उनके पास आ गया और उनका हाथ पकड़कर बोला, अब देखो कैसे सब खत्म होता है। लेकिन उसी वक्त दूर से पुलिस सायरन की आवाज सुनाई दी, जो तेजी से पास आती जा रही थी। विक्रम के चेहरे पर एक पल के लिए डर झलक गया। उसने अपने आदमियों को पीछे हटने का इशारा किया, लेकिन अब देर हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड में पुलिस की गाड़ियां कोठी के बाहर आकर रुक गई और पुलिस अंदर घुस आई। पुलिस ने तुरंत विक्रम और उसके आदमियों को घेर लिया और हथियार डालने को कहा। विक्रम ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसके हाथों में हथकड़ी डाल दी गई। संतोष देवी ने राहत की सांस ली और तुरंत राजू के पास पहुंची, जो अभी भी जमीन पर पड़ा था लेकिन होश में था। उन्होंने उसके सिर को अपने हाथों में लिया और कहा, राजू तुम ठीक हो ना? राजू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अब सब ठीक है। पुलिस ने विक्रम से सख्ती से पूछताछ शुरू की और उसके खिलाफ सारे सबूत सामने आने लगे। कैमरे, वीडियो और उसके गुंडों की गवाही, सब कुछ उसके खिलाफ जा रहा था। वो अब पूरी तरह फंस चुका था और उसके चेहरे का घमंड पूरी तरह टूट चुका था। उसे पुलिस गाड़ी में बैठा कर ले जाया गया और जाते जाते उसकी नजर संतोष देवी और राजू पर पड़ी,
लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि हार साफ दिख रही थी। कोठी में अब धीरे धीरे शांति लौटने लगी थी, लेकिन इस शांति के पीछे एक बड़ी लड़ाई जीतने की थकान भी थी। कुछ देर बाद एम्बुलेंस आई और राजू को इलाज के लिए ले जाया गया। संतोष देवी भी उसके साथ गई। पूरे रास्ते उनकी नजरें उसी पर टिकी रही, जैसे वो उसे खोने का ख्याल भी सहन नहीं कर सकती थी। अस्पताल में डॉक्टर ने इलाज शुरू किया और कुछ घंटों बाद बताया कि खतरे की कोई बात नहीं है। ये सुनकर संतोष देवी की आंखों में राहत के आंसू आ गए। सुबह जब सूरज की पहली किरण अस्पताल के कमरे में आई तो राजू ने धीरे से आंखें खोली और सामने संतोष देवी को देखा, जो पूरी रात उसके पास बैठी रही थी। उनकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ अपनापन था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी राजू। और राजू ने भी हल्की मुस्कान के साथ कहा, आपने भी। उस पल दोनों के बीच जो रिश्ता बना वो किसी नाम का मोहताज नहीं था, वो भरोसा था, साथ था और एक नई शुरुआत का वादा था। कुछ दिनों बाद जब राजू पूरी तरह ठीक हो गया तो वो फिर उसी कोठी के आंगन में खड़ा था, लेकिन इस बार वो सिर्फ एक दूध वाला नहीं था, वो उस घर का हिस्सा बन चुका था। और संतोष देवी अब अकेली नहीं थी, उनके पास अब एक सच्चा साथी था, जिसने बिना किसी स्वार्थ के उनका साथ दिया था। जिंदगी ने दोनों को एक अजीब तरीके से मिलाया था। एक सौदे से शुरू हुई ये कहानी अब एक सच्चे रिश्ते में बदल चुकी थी। और उस कोठी में जो कभी सन्नाटा था, अब वहां एक नई शुरुआत की आहट थी। एक ऐसा सफर जो अब साथ साथ तय होना था। अब जरा ठहर कर, गहरी सांस लेकर इस पूरी कहानी को अपने दिल में उतारिए, क्योंकि ये सिर्फ संतोष देवी और राजू की कहानी नहीं है। ये उस हर इंसान की कहानी है जिसने कभी अकेलापन महसूस किया है, जिसने कभी हालातों के आगे खुद को कमजोर पाया है और जिसने कभी किसी मोड़ पर सही और गलत के बीच खड़े होकर फैसला लेने की कोशिश की है। सोचिए, एक तरफ वो आलीशान कोठी थी, करोड़ों की दौलत थी, नाम था, रुतबा था, लेकिन अंदर से सब कुछ खाली था। और दूसरी तरफ एक साधारण सा लड़का जिसके पास ना पैसा था ना ताकत, लेकिन दिल सच्चा था, इरादे साफ थे और इंसानियत जिंदा थी। जिंदगी ने दोनों को ऐसे मोड़ पर मिलाया जहां शुरुआत एक सौदे से हुई, लेकिन अंत एक रिश्ते पर आकर रुका। एक ऐसे रिश्ते पर जो पैसों से नहीं, भरोसे से बना था। अब खुद से पूछिए, क्या सच में पैसा ही सब कुछ होता है? अगर होता तो संतोष देवी के पास सब कुछ था, फिर भी वो हर रात उस बालकनी में खड़ी होकर आसमान से सवाल क्यों करती थी? क्यों उनकी आंखों में वो खालीपन था जो लाखों करोड़ों से भी नहीं भर सका? और क्यों एक साधारण सा लड़का जिसकी जेब में कुछ नहीं था, वही उनके दिल का सहारा बन गया? जिंदगी हमें बार बार यही सिखाती है कि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं होती, वो होती है दिल में, सोच में और उस हिम्मत में जो हमें सही के साथ खड़ा होने की ताकत देती है। अब एक और सवाल, अगर आप राजू की जगह होते तो क्या करते? क्या आप भी 5 लाख देखकर अपना फैसला बदल देते, या फिर आप भी वही करते जो राजू ने किया जब उसने सुबह उन पैसों को ठुकराकर कहा कि अपने से पैसे नहीं लिए जाते? ये एक लाइन नहीं थी, ये उस इंसान की पहचान थी जिसने ये साबित कर दिया कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, इंसान अपनी इंसानियत नहीं बेचता। और अगर आप संतोष देवी की जगह होते, जहां हर तरफ से धोखा मिला हो, अपने ही लोग दुश्मन बन जाएं और हर कोई सिर्फ आपकी कमजोरी का फायदा उठाना चाहता हो, तो क्या आप फिर भी किसी पर भरोसा कर पाते? या फिर आप भी खुद को उस डर की दीवार के पीछे छुपा लेते जहां से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है? जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है, भरोसा करना आसान नहीं होता, लेकिन बिना भरोसे के जीना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। इस कहानी में एक और चेहरा था, विक्रम का, जो हमें यह सिखाता है कि लालच इंसान को कितना अंधा बना सकता है। कैसे रिश्ते, खून के रिश्ते भी, जब स्वार्थ के सामने आते हैं तो बिखर जाते हैं। वो सोचता था कि ताकत
और चालाकी से वो सब कुछ हासिल कर लेगा। लेकिन वो ये भूल गया कि सच को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। और फिर वो पलाया जब सब कुछ दांव पर लगा था। इज्जत, जान और भविष्य। उस वक्त अगर राजू पीछे हट जाता, अगर वो डर जाता, तो शायद कहानी का अंत कुछ और होता। लेकिन उसने डर के बजाय हिम्मत चुनी, अपने लिए नहीं, किसी और के लिए। यही वो पल होते हैं जो इंसान को आम से खास बना देते हैं। अब जरा अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। क्या कभी ऐसा पल आया है जब आपको फैसला लेना पड़ा हो, जहां एक रास्ता आसान था लेकिन गलत, और दूसरा मुश्किल था लेकिन सही? हम इसे ज्यादातर लोग आसान रास्ता चुन लेते हैं क्योंकि हमें डर लगता है, समाज का, लोगों का, अपने नुकसान का। लेकिन सच तो यह है कि जिंदगी में असली सुकून उसी रास्ते पर मिलता है जो सही होता है, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। इस कहानी ने हमें यह भी सिखाया कि हर अमीर इंसान खुश नहीं होता और हर गरीब इंसान कमजोर नहीं होता। असली ताकत पैसे में नहीं, बल्कि उस दिल में होती है जो मुश्किल वक्त में भी सही का साथ दे सके। अब दिल पर हाथ रखकर एक आखिरी सवाल पूछिए। अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसा कोई मोड़ आए जहां आपके एक फैसले से किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती हो, तो क्या आप आगे बढ़ेंगे या फिर आप भीड़ का हिस्सा बनकर पीछे हट जाएंगे? अगर आपको चुनना हो दौलत, नाम और समाज की नजरें, या फिर सच्चाई, भरोसा और इंसानियत, तो आप क्या चुनेंगे? सोचिए, समझिए और सच सच जवाब दीजिए। कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, दौलत या इंसानियत। आपका जवाब ही बताएगा कि आप अंदर से कितने अमीर हैं, क्योंकि असली अमीरी वही है जो दिल में होती है, जो दूसरों के लिए खड़े होने की हिम्मत देती है, जो बिना किसी स्वार्थ के किसी का साथ निभाने की ताकत देती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको भी लगता है कि इस दुनिया को पैसों से ज्यादा सच्चे रिश्तों और इंसानियत की जरूरत है, तो इस कहानी को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली, सोच बदल देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल ज्ञानी प्रजा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं होगी, हो सकता है वो आपकी अपनी जिंदगी का आईना बन जाए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए और सबसे जरूरी, अपनी इंसानियत को हमेशा जिंदा रखिए। धन्यवाद।